हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपको विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन किए थे। आज के वीडियो में आपको बताएंगे ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। ठोस उत्प्रेरक की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएँ। तो ध्यान देखें, ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं में पहली उसकी विशेषता होती है सक्रियता। ठीक है, बहुत सीमा तक का उत्प्रेरक की सक्रियता रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। तो आप देख रहे हैं कि ठोस उत्प्रेरक की जो सक्रियता है वो उसके रासायनिक अधिशोषण के प्रबलता पर निर्भर करती है। बहुत सीमा तक उत्प्रेरक की सक्रियता किस पर निर्भर करती है? रासायनिक और अधिशोषण के प्रबलता पर निर्भर करती है। सक्रिय होने के लिए अभिकारक उत्प्रेरक पर पर्याप्त प्रबलता से अधिशोषित होने चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सक्रिय होने के लिए अभिकारक को क्या होना चाहिए? सक्रिय होने के लिए अभिकारक को उत्प्रेरक पर पर्याप्त प्रबलता से अधिशोषित होने चाहिए। उत्प्रेरक के सरफेस पे जो है अभिकारक को क्या होना चाहिए? प्रबलता के साथ अधिशोषित होना चाहिए, लेकिन वे इतनी प्रबलता से अधिशोषित नहीं होने चाहिए कि वे गतिहीन हो जाएं। ठीक है, वह इतनी प्रबलता से, इतनी मजबूती से ठोस उत्प्रेरक पर अधिशोषित नहीं होने चाहिए कि वे गतिहीन हो जाएं एवं अन्य अभिकारक के लिए उत्प्रेरक की सतह पर कोई स्थान रिक्त न रहे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सीमा तक जो है उत्प्रेरक की सक्रियता जो है वह रासायनिक अधिशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है और सक्रिय होने के लिए अभिकारक को उत्प्रेरक पर पर्याप्त प्रबलता से अधिशोषित होना चाहिए, लेकिन इतनी प्रबलता से भी अधिशोषित नहीं होना चाहिए कि वे गतिहीन हो जाएं और अन्य अभिकारकों के लिए उत्प्रेरक की सतह पर कोई स्थान रिक्त न रहे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है तेजी से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, बहुत मजबूती से उसके साथ जुड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजनन अभिक्रियाओं के लिए यह पाया जाता है कि उत्प्रेरकी अभिक्रिया सक्रियता आवर्त में वर्ग 5 से वर्ग 11 तत्वों तक बढ़ती है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हाइड्रोजनन की बात किया जाए, हाइड्रोजनन अभिक्रिया के लिए, तो उसमें देखा जाएगा कि जो उत्प्रेरक की सक्रियता होती है वह वर्ग 5 से वर्ग 11 तक बढ़ती है। आवर्त सारणी में उत्प्रेरकों की सक्रियता जो है वह वर्ग 5 से वर्ग 11 तक के तत्वों तक बढ़ती है, जिनमें वर्ग 7 से 9 तक के तत्व अधिकतम सक्रियता दर्शाते हैं। जो वर्ग 7 में है, वर्ग 8 में है और वर्ग 9 में है, वे तत्व जो हैं अधिकतम सक्रियता दर्शाते हैं। ठीक है, और सक्रियता जो है कहाँ से बढ़ती है? वर्ग 5 से लेकर वर्ग 11 तक बढ़ती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक समीकरण यहाँ दिया हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, ठीक है, आपस में जुड़ रहे हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक है, ठोस उत्प्रेरक है और बन रहा है जल, H2O लिक्विड बन रहा है। ठीक है, तो सक्रियता में आपने देखा कि ठोस के ऊपर जो है अभिकारकों का रासायनिक अधिशोषण होता है, लेकिन इतना अधिक तेजी से अधिशोषण नहीं होना चाहिए, मजबूती से नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोगों के लिए जगह न मिले। ठीक है, तो पहला जो है विशेषता क्या हो गई? सक्रियता। दूसरी विशेषता है वर्णात्मकता, चयनात्मकता इसको कहते हैं। इसमें आप देखें वर्णात्मकता में क्या होता है, ध्यान से समझें। किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता उसकी किसी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता है। किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता क्या है? तो किसी उत्प्रेरक की वर्णात्मकता जो है वह किसी अभिक्रिया को दिशा देकर, किसी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता है। किसी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेष उत्पाद बनाने की क्षमता ही उस उत्प्रेरक की क्या कहलाती है? वर्णात्मकता कहलाती है। जैसे देखें उदाहरण, H2 और CO से प्रारंभ करके एवं भिन्न उत्प्रेरकों के प्रयोग से हम भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से स्टार्ट करें और अलग अलग उत्प्रेरक यूज करें तो इससे हमें भिन्न भिन्न जो है उत्पाद प्राप्त होंगे। जैसे देखें CO और H2 यहाँ पर यूज हो रहे हैं। निकिल उत्प्रेरक है तो निकल उत्प्रेरक में मेथेन और जल बन रहा है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है हाइड्रोजन, यहाँ पे उत्प्रेरक बदल गए, कॉपर जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड है जिससे मेथिल अल्कोहल बन रहा है। ठीक उसी तरह CO और H2 है, यहाँ पे कॉपर उत्प्रेरक है, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अभिकारक हैं वह सेम है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है अभी तीनों में अभिकारक हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है?
उत्प्रेरक चेंज हो रहा है। इसमें निकल है, इसमें कॉपर जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड है इसमें, और इसमें कौन है, कॉपर है। ठीक, तो उत्प्रेरक चेंज होने से जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्प्रेरक के कार्य की प्रकृति अत्यधिक विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक के कार्य की प्रकृति क्या होती है, अत्यधिक विशिष्ट होती है। अर्थात कोई पदार्थ एक विशेष अभिक्रिया के लिए ही उत्प्रेरक हो सकता है, सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं। ठीक है, कोई पदार्थ जो है एक विशेष अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकता है, सभी के लिए नहीं। जैसे यहाँ पे निकल है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, तो यह केवल इसी के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। जब भी निकल यूज होगा COH2 में उत्प्रेरक के रूप में, तो मीथेन और जल बनेगा। ठीक है, यह निकल जो है दूसरे जगह पर उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर सकता है, यह स्पेशल हो गया, विशिष्ट हो गया निकल इस अभिक्रिया के लिए। ठीक है, उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में अगर कॉपर उत्प्रेरक है तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, तो यह भी विशिष्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा किसी पदार्थ एक विशेष अभिक्रिया के लिए ही उत्प्रेरक हो सकता है। कोई पदार्थ एक विशेष अभिक्रिया के लिए ही उत्प्रेरक हो सकता है, सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं। इसका अर्थ यह है कि एक पदार्थ जो एक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है, अन्य अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में असमर्थ हो सकता है। तो एक अभिक्रिया में एक जो है, जो यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है, वो यह नहीं कि वो दूसरे अभिक्रिया में भी वो उत्प्रेरक का काम करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कि एक पदार्थ जो एक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है, अन्य अभिक्रियाओं में उत्प्रेरित करने में असमर्थ हो सकता है, वह वर्क नहीं कर सकता है। तो यह जो है क्या कहलाएगा, वर्णात्मकता कहलाएगा, चयनात्मकता कहलाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ठोस उत्प्रेरक की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। जैसे आपने देखा, पहला उसका सक्रियता और दूसरा वर्णात्मकता। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जियोलाइट का आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण के बारे में समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।